दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। और आज हमारे साथ बड़े विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। और इनको किसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। इनकी तीन फील्ड्स हैं, मुझे लगता है। एक पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है। तीन फील्ड्स में ये माहिर हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर कि आज आपने मेरे यूट्यूब चैनल को समय दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छी बातचीत होगी, अच्छी चर्चा होगी, आपसे सीखने को मिलेगा कुछ। थैंक यू सर। सीखने के तो हम बैठे हैं सर आपसे। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने सिंगापुर में 2 इंटरव्यूज दिए और फुल्ली ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में। और उन दोनों इंटरव्यू में एक ब्लूमबर्ग को दिया, दूसरा रॉयटर को दिया। उन दोनों में उन्होंने सेम चीजें बोली हैं और ये बोला कि 7 को, जो 7 मार्च को जो अटैक हुआ था, जो दोनों में जो एयर की फाइट हुई थी, उसमें हाँ हमारे कुछ प्लेन डाउन हुए, गिरे। ये इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला। numbers are not important was why they were drowned, and we have settled it within next 1 or 2 days। कहना वो ये चाह रहे थे सर कि we have lost the battle on 7th but won the war in next 3 days। that was his way of thinking of the situation। मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है सर कि जब अभी तक ये चीज किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी कि ये हमारे जो प्लेन्स हैं वो डाउन हुए हैं, जबकि पूरा सोशल मीडिया इस चीज से भरा हुआ था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे एयरफोर्स की तरफ से, उन्होंने ये बोला कि टेक्निकल डैमेजेस होते हैं इन ए वॉर। दैट वाज ओके, दैट सेंटेंस वाज ओके एंड इट वाज रिफ्लेक्टिंग दैट समथिंग वाज हैपेंड। लेकिन ये चीज ओपनली बोलना, क्या हम पाकिस्तान के हाथ में और पूरे वर्ल्ड के हाथ में एक टूल नहीं दे रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में? मैं नाउ फोरम इज विद यू सर, मैं चाहता हूं आपके कमेंट्स इसमें। नहीं, देखिए, सच बोलने से तो कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और आप उससे कुछ सीखते हैं तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और देखिए, आप अगर महाभारत की वॉर को अध्ययन करें तो उसमें अर्जुन की गलती क्या थी, या प्रभु राम जब रावण से लड़ने गए तब भी उनके बहुत से लॉसेस हुए। बहुत से लोग जो भगवान राम की साइड पे लड़ रहे थे उनको अपना जो है वो वीर गति को वो प्राप्त हुए, उनकी जो है वो मृत्यु हुई। भगवान राम को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो वॉर में नुकसान होना या लॉसेस होना इट्स अ पार्ट ऑफ द। आप भले पाकिस्तान ईवल साइड पर भी क्यों ना हो, मगर आप ये आशा करें कि वो किसी भी प्रकार के लॉस को वो नहीं झेलेंगे या उनको नहीं होगा और सिर्फ हमें विक्ट्री होगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, हम कई दिनों से जो IAF का यूज वॉर के फील्ड में तो हमने किया नहीं, कई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके अगेंस्ट में भी नहीं किया। तो आपको वो एक टैक्टिकल लर्निंग होती है जो आपने किया। और जैसा हमने कहा कि इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सारे के सारे पायलट सुरक्षित थे और उनको कुछ नहीं हुआ। दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट इज। अदरवाइज हम लोग की देश में इतनी तो क्षमता है कि अगर हमारे 10, 15, 20 प्लेन गिर भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नए खरीद लेंगे, नए बना लेंगे। ये रहनी चाहिए। आप आज ही देखें, रशिया के 40 प्लेन तो उड़ा दिए। अभी तक जो खबर आ रही है, अब रशिया उसमें कितना नंबर देता है कितना नहीं वो देखने की वाली बात होगी, लेकिन 40 का नंबर आ रहा है। मान लें हम कह रहे हैं 10 प्लेन भी रशिया के उड़ा दिए उन्होंने, तो रशिया तो एक महाशक्ति था। यूक्रेन के पास कुछ नहीं था। यूक्रेन में आप घुस करके मारने वाले जा रहे थे। आप देख लीजिए क्या हुआ। श्रीलंका में देखें, श्रीलंका तो LTTE से लड़ रहा था। मुझे याद है एक बार LTTE ने उनके कितने एयरप्लेन और फाइटर प्लेन को उड़ा दिया था। तो लॉसेस तो आपको, बट अल्टीमेटली LTTE गॉट डेसिमेटेड। ठीक है ना। उल्टो इस तरीके के लॉसेस होना कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाता है। आप टेक्निकली किसी चीज को मैनेवर कर रहे होंगे और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो चीज हो गई आपके साथ। तो लॉसेस तो होते हैं, बट लॉसेस को लॉस हम तब मानेंगे यदि हम उससे कुछ सीखते नहीं।
यदि लॉस होने के बाद हम कुछ सीखते हैं तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट अ लॉस। तो वही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि हमने वो पहले दिन सीखी कि हम क्या गलती कर रहे हैं, उसके बाद हमने उसको इम्प्रूव किया और उसके बाद से फिर वी सिंपली हैड अ फील्ड डे, पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया। जी नहीं, बिल्कुल आपका जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ठीक है सर। मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आपको लॉस हो गया, ये आपको पता है, आपके आर्मी को पता है, आपके ऑफिसर्स को पता है, आप उससे सीख भी लेंगे। लेकिन आपको एक पब्लिक में ये चीज बोलने की क्यों जरूरत महसूस हुई आज के दिन में? कम से कम आप देखिए कितने दिन हो गए, 7 तारीख से, और नेक्स्ट मंथ आ गया है। अगर आपको बोलना था तो 10 तारीख के बाद आप बोल सकते थे, इंडिया के किसी न्यूज चैनल में जाके आप ये बात कर सकते थे। आप फुल्ली यूनिफॉर्म में इंडिया के बाहर किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त, या तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते, टीवी में इंटरव्यू देते वक्त आप इतनी बड़ी चीज पूरी पब्लिक के सामने ला रहे हैं कि यस हुआ है। सर देखिए, मेरा अपनी थिंकिंग थोड़ी सी इसमें यह है कि कई, जैसे पाकिस्तान है, इतनी घटनाएं इंडिया में करता है, आतंकी घटनाएं करता है, बोलता तो नहीं कभी, जानती पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया उसके पीछे तब पड़ेगी जबकि वो कहेगा हाँ मैंने कराया है, मैंने पहलगाम कराया है। उसने तो नहीं बोला कभी, कराया उसी ने है। तो क्या होता है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है कि पता नहीं ये प्लेन गिरे या नहीं गिरे, पहलगाम में पाकिस्तान ने कराया या ना कराया, जब तक कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी अपनी थिंकिंग ये है, मैं इसमें आपकी राय चाहता हूं कि आज के दिन उनको सच बोलने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये वॉर गेम है। वॉर गेम में आप कई चीज अगर झूठ नहीं बोलते तो आप उसको छुपा के रखते हैं और उससे सीखते हैं। क्या हमने सीखा? तो बिल्कुल होगा, लेकिन इस वक्त पब्लिक में बताना ये कितना इंपॉर्टेंट था, और क्या सीडीएस के पास ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, और अगर थी तो ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों नहीं बोली, ये बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों नहीं बोली, ये बात सीडीएस से क्यों कहलवाई, और वो भी इंडिया से बाहर? इसमें मैं आपकी राय चाहता हूं सर। देखिए, जब आप एक स्टेट होते हैं ना, जब आप देश के रिप्रेजेंट करते हैं, सीडीएस साहब जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सीडीएस साहब या इंडियन आर्म फोर्सेस तो खुद जाके नहीं बोल रहा है ना कि मेरी प्लेन गिर गई, मेरा प्लेन गिर गया। बट अगर एक पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि भाई हमने इंडिया के 5 प्लेन गिराए, और उसके रिस्पॉन्स में हमसे जो है वो एक इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया ये क्वेश्चन कहता है, पूछता है कि भैया हमारे प्लेन गिरे या नहीं गिरे, तो अब आपके अनुसार या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट शुड नेवर लाई, नेवर लाई। आप अपने लोगों को मानसिक रूप से हर चीज के लिए तैयार रखिए। उनको ये बात की आदत डालनी चाहिए कि यस, भले हम सत्य के साथ हों लेकिन हमें भी नुकसान होगा, ताकि वो मोरल डाउन एकदम, अगर आप खाली उनको पाकिस्तान की तरह करेंगे कि 1971 में 16 दिसंबर को जी उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन न्यूज़पेपर में 16 दिसंबर को पाकिस्तान में छप रहा था कि भाई विक्ट्री एट ऑल फ्रंट, तो ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद से नहीं बताया। पहली बात देखिए, ये बात जब डीजीएमओ की ऑपरेशन हुई थी, मुझे आज तक याद है, डीजीएमओ की ऑपरेशन के बाद मेरे कलीग हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार वो 5 प्लेन का कह रहे हैं, इनकी जो क्वेश्चन पूछा गया, इंडियंस ने जो पूछा, डीजीएमओ साहब ने उसको मना नहीं किया। तो हमें भी ये बात समझ में आ गई थी कि प्लेन गिरे हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये बात कहना कि सिर्फ ये इंडिया के बाहर कही गई, इंडिया के अंदर नहीं की गई, ये ठीक नहीं है। इंडिया के अंदर भी उनसे ये प्रश्न पूछा था भारतीय जो जर्नलिस्ट थे, और उसका भी जवाब उन्होंने ये दिया था कि नुकसान होता रहता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यही चीज उन्होंने भी बोली, सीडीएस साहब ने भी यही चीज को रिपीट कराए, रीइटरेट कराए, कोई उन्होंने नई बात नहीं बोली है कि बस झूठ बोल देना इज अ डिफरेंट थिंग, कि हमने नहीं हुआ ही नहीं, एकदम नहीं हुआ, ये ठीक आदत नहीं है। इससे जनता जो है वो मोर रेजिलियंट होगी। मैं अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा रहूंगा, मुझे ये भी पता है कि हाँ वॉर में नुकसान होंगे, हम कोई ईश्वर नहीं है कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, भले हम सत्य के साथ हो। प्रभु श्री राम सत्य के साथ थे, लेकिन क्या उनके साथ के लोगों की हत्या नहीं हुई? अभिमन्यु की क्या गलती थी?
अभिमन्यु क्यों बेचारा जो है वो जो चक्रव्यूह था उसमें फंस गया और उसका वो भेदन नहीं कर पाया? उसकी तो कोई गलती नहीं, तो 18-19 साल का एक लड़का था और वो सत्य के साथ था। मगर पॉइंट ये है कि अभिमन्यु भी युद्ध में आपको कैजुअलिटी होती है। तो उनसे पूछा गया, वो अगर आप पाकिस्तान में और आप में क्या अंतर है कि अगर आप झूठ का सहारा लोगे, पाकिस्तान की जनता को यह पढ़ा दो कि हम 1965 जीत गए, 71 जीत गए, 47 जीत गए, 48 जीत गए, कारगिल जीत गए। इसी वजह से पाकिस्तान की जनता आज जो है वो एक तरीके के ख्वाबो ख्याली में रहती कि सारा वॉर हम जीते हुए। इंडिया ने अच्छा काम किया सीडीएस साहब ने, और सीडीएस साहब से पहले भी डीजीएमओज एक्सेप्ट कर चुके थे टैसिटली। उन्होंने कभी भी कैटेगोरिकली रिफ्यूज नहीं करा था। ये मुझे याद है, हमने उस समय भी मेरे यूनिवर्सिटी के ऑफिस रूम में ये डिस्कशन हुआ कि इसका मतलब है कि प्लेन तो गिरे हैं क्योंकि वो रिजेक्शन नहीं आया। ठीक है, गिर गए तो गिर गए, वो भी तो बच्चे ही हैं। कभी उन्होंने युद्ध में ऐसा मौका नहीं आया था, 1-to-1 डॉग फाइट हो गई। अब आपको इससे ये पता चल गया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। विमान तो गिरेंगे भाई। अब अगर आपका बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, हो सकता है 1 साल 2 साल ना निकाल पाए, लेकिन वो निकाल लेता है, तो बात तो अल्टीमेटली यही है ना कि वो निकाल लिया आईआईटी में। तो नुकसान मैं इसको नहीं कहूंगा, इसको अनुभव कहूंगा। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरा देश झूठ नहीं बोलता अपनी जनता से, बिकॉज आप सरकार हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप लोगों को जो है मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि हाँ भाई ऐसा भी होगा कि हमारे प्लेन्स गिरेंगे, और मैं उन परिस्थितियों में भी अपने देश के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये फाइटर जेट जलाने वाले भी हमारे आपके बच्चे हैं, कोई ईश्वर तो नहीं है ना। तो इनसे भी मिस्टेक हो सकती है या सरप्राइज हो सकता है, ये तैयार नहीं रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान को जो है उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, लेकिन 2 दिन बाद पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, ये भी सच है। अगर ये सच है, इससे ये बात भी प्रूव होती है जो ट्रम्प, इससे देखिए 2 बातें प्रूफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और डीजीएमओ ने कहा कि ट्रम्प साहब का सीज फायर नहीं आया था कॉल, और पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की। तो अब दुनिया की क्रेडिबिलिटी यहां होगी, दुनिया मानेगी अब इस बात को, क्योंकि अगर हमें झूठ बोल, अगर हम राफेल पे झूठ बोल रहे होते तो हमारी क्रेडिबिलिटी वहां भी खत्म हो जाती कि अरे यार ये तो राफेल पे झूठ बोले, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी या सीडीएस साहब कह रहे हैं कि हमने कोई बात नहीं की ट्रम्प साहब से ट्रेड और वॉर को लेकर के, और पाकिस्तान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, तो ये बात तो तय हो गई ना कि 5 राफेल गए, लेकिन 2 दिन बाद आपने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया कि 2 बार उनके कॉल आए। बिकॉज जयशंकर साहब ने कहा कि 2 बार कॉल आए थे उनके डीजीएमओ के कि भैया वॉर बंद कीजिए, वॉर बंद कीजिए। तो ठीक है ना, दोनों बातें आप देखें ना कि दोनों बातें सच है। फिर तो इसका मतलब है कि 2 दिन बाद आपने अच्छी विक्ट्री ली, आपको ने अपने गलती को वो किया, और ठीक है 36 में से हम कह रहे 10 गिर जाते, क्या हो जाता। बात यह है कि हम वॉर को जीते, और जो बात हमने एक नई सीख ले ली कि अब उस तरीके से हमारे वेपन दोबारा नहीं गिरेंगे, और पाकिस्तान पे अगली बार जब अटैक करेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी और बेटर रिजल्ट आएंगे। वरना 2 बार हुआ ना, हमारे मिग्स भी गिरे थे, हमारे ये भी गिरे थे, तो हम वो क्यों गिर रहे थे 2 बार, ये हमको सबक अब मिल गया है। एंड उसके बाद से नहीं गिरा, उस डेट के बाद से पाकिस्तान हमारा एक भी वेपन नहीं गिरा पाया, फाइटर जेट। सो आई थिंक स्टेट को सच बोलना चाहिए, और जनता को डेमोक्रेसी में आपको तैयार रखना चाहिए कि दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर, इससे ऐसा तो नहीं हुआ कि हम जंग तो जीत गए लेकिन नैरेटिव में कहीं हार गए? हमारा नैरेटिव इतना स्ट्रांग नहीं रहा, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो आप जितनी आप उसको देखिए कि हमको भेजने पड़े लोगों को बाहर 7-8 8-8 के ग्रुप में, पूरी वर्ड को कन्विंस करने में, उनको बताने में कि क्या हुआ, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। मतलब इसके पहले 1971 में गए थे, उसके बाद अब गए, लेकिन 71 में जब गए थे वो पहले गए थे, 71 के पहले, मतलब वॉर के पहले गए थे। इस बार उनको बाद में जाने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि जरूरत तो थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम नैरेटिव में फेल हो रहे थे। देखिए, आई एम ट्राइंग टू बी ए बैड बॉय हेयर। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो कि मैं कह रहा हूं, एक परसेप्शन जो बैठ गया, जो एक सोशल मीडिया में परसेप्शन बैठ गया,
और पाकिस्तान आज बोल रहा है कि हम तो ये 7 तारीख से बोल रहे हैं कि इंडिया के फ्लैग गिरे हैं, इसके में सच वो थे, हम छुपा रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब वो लोग सच बोल रहे थे, हम गलत बोल रहे थे, और ये पूरी दुनिया बोल रही है। और नहीं, अगर आप चीज और देखिए सर, मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देता हूं कि अजरबैजान, चाइना और टर्की तीनों ओपनली पाकिस्तान के साथ थे, ओपनली, किसी का डर नहीं था, हाँ हम हैं, हम एक कंट्री की सॉवरेनिटी को रक्षा करेंगे। उन्होंने पहलगाम के बारे में कहा कि भाई ये बहुत गलत हुआ, हम मानते हैं गलत हुआ, ये इतना तो आप मानेंगे। इंडिया के साथ कौन खड़ा था? इजराइल, जो कि इजराइल खुद फंसा हुआ है पूरे वॉर में। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि जो हमारी एक पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, क्या ये हमको दुख दे रही है आज की डेट में? और कल को अगर चाइना ऐसा कुछ कर देता है तो हमारे साथ कौन खड़ा है? क्या हम अकेले सक्षम होंगे इतनी बड़ी ताकत को के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए? इसमें मैं आपकी राय चाहूंगा सर। देखिए, पहली बात, नैरेटिव का वॉर है। इंडिया की नैरेटिव जो थी वो, आप जब सच के साथ होते तो आपको नैरेटिव की आवश्यकता नहीं होती है। हम नैरेटिव बनाने नहीं गए हैं, हम सत्य बताने गए हैं, क्योंकि नैरेटिव वो बना रहे थे, ठीक है ना। और जो भारतीय मानस में ये जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान जीत गया, वो इसलिए था क्योंकि भारतीय जनमानस बहुत बड़ा एक्शन चाहता था। वो उस एक्शन को ना मिलने से और वो उसका स्केल छोटा होने से वो खुद भी जो था वो इस बात से हो गया कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने अपना काम किया, उन्होंने अपने लॉसेस को गिनवाए, तो उनको ये बात और भी बुरी लगी कि यार ये तो हमारे साथ और भी डिफीट हो गया, क्योंकि हमने एक तो उनको सबक नहीं सिखाया, हमारे 5 फाइटर जेट भी गिर गए, तो ये तो हम हार गए एक तरीके से, या इस तरीके का मानसिकता बनाने की कोशिश की गई। देखिए, ऐसा है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसको समझना पड़ेगा। तो पहली बात, अब आपके नैरेटिव की बात करते हैं। भारत नैरेटिव बनाने नहीं गया। जो वेस्ट, जो ये वो मीडिया है जिसने गाजा के एक्शन में एक प्रो इस्लामिक फीलिंग बना दी है दुनिया के फेवर में, कि गाजा में जो इजराइल कर रहा है वो गलत चीज है, और फिर उसको यही दिखाया गया कि इंडिया भी वही काम पाकिस्तान के अगेंस्ट में कर रहा है। तो इसे काइंड ऑफ एन एंटी मुस्लिम जो है वो एक तरीके का दुनिया हो रही है, और इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इसके पहले कि वो इस बात को करते, तो भारत सरकार ने पूरे दुनिया में अपना मैसेज भेजा कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, पहलगाम को समझिए, पाकिस्तान है क्या इसको समझिए। और वो बहुत जरूरी है। वो सत्य बताने गए, नैरेटिव को बस्ट करने गए, नैरेटिव को क्रिएट करने नहीं गए। वी हैव नो नैरेटिव टू क्रिएट, वी हैव ओनली ट्रूथ टू स्टैंड बाय। हमारी बात सच है, आके वेरीफाई कर ले दुनिया, और हम अपनी बात उन दूसरे की, चूंकि वो अगर आप नहीं जाइएगा तो वो कान भर देंगे, आप कम्युनिकेशन गैप क्यों रखिएगा? तो इसलिए जरूरी है कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि आने वाला एक्शन बड़ा होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए वॉर से क्या होता है। लेट्स से हम फुल फ्लेजेड वॉर में चले जाते हैं। आज का जो वॉरफेयर है, रशिया गया, क्या हुआ? आज आपने देखा कि 40 उनके विमान उड़ा दिए। 3 साल से वॉर में है वो यूक्रेन में। क्या कर लिया? इंडियन फोर्सेस चली जाती, डिफीट करने के बाद क्या होता? वो पॉलिटिकल वैक्यूम कौन भरता? तो पाकिस्तान को नेचुरली टूटने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो थ्योरी है वो सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान अंतरकलह से स्वयं खत्म हो जाएगा। एक केपीके में ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक चल रहा है। बीएलए जो है उनको बलूचिस्तान में उनको रगड़ रही है, और उसके बाद पंजाब में भी आर्मी के अगेंस्ट में लव लॉस्ट हो चुका है, ठीक है ना। हमारा काम यह था कि हम आतंकवाद, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, हम आतंकवादियों पे अटैक करने गए थे, ठीक है। और हम आज का जो वॉरफेयर है, बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने का समय जा चुका है। वी डू नॉट वांट टू बी इन अ क्वाइट। नाटो ने अफगानिस्तान में क्या किया आप देख लिए। डू यू हैव दैट मच मनी टू पंप इन? नहीं है। तो आपको लड़ाई ऐसी ही लड़नी पड़ेगी। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हमारे आपके जो बॉर्डर पे एक ऐसा नेबर रह रहा है जो एक राक्षस की तरह इस तरीके के टैक्टिक्स को अपना रहा है। प्रभु श्री राम जब बच्चे थे तो विश्वामित्र जी के वहां पे इसलिए गए थे क्योंकि विश्वामित्र जी जब यज्ञ और हवन और दूसरी जो वो अपनी दैनिक दिनचर्या करते थे तो राक्षस उसमें विघ्न उत्पन्न करते। तो प्रभु श्री राम तब से लड़ रहे थे और अंत में भी लड़ना ही पड़ा। तो मेरी बात कहने का सिंपल ये है कि पाकिस्तान इज अ रियलिटी, वो ऐसा काम
करते रहेंगे और हमारे और आपको इसको लड़ने का तरीका सीखना होगा। वी हैव टू लर्न टू कोप। जैसे कोविड है, हमारी आपकी कोई गलती नहीं है, बट कोविड है दुनिया में। हो सकता है कल को कोविड हो जाए, कोई यंग बच्चा चला जाए, उससे क्या करिएगा? आप सिर्फ सत्य के साथ हैं, आप डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करता। इसीलिए रूसों ने जब यूरोप को समझाया, जब ये क्रिश्चियनिटी के नाम पे अटैक, इस्लाम के नाम पे जब यूरोप पे अटैक होने लगे, तो यूरोप को रूसों ने कहा कि अगर तुम अपनी रेनेसां हो चुका था, वो रिलीजन से बाहर आ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अगर फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा इस तरह की ईवल फोर्सेस से। दैट इज व्हाट इंडिया हैज टू डू। वी हैव टू सस्टेन लॉसेस। हमारे प्लेन गिरेंगे, हमारे लॉसेस भी होंगे, और हम उनको सबक ही सिखा पाएंगे, क्योंकि ये एक डॉक्ट्रिनल थिंग है। इसको आप वॉर के थ्रू सबोटाज नहीं कर सकते। ये फोर्स का चीज नहीं है, ये डॉक्ट्रिनल है, एजुकेशनल है, और ये स्ट्रेटेजिक है। सो इंडिया को दुनिया के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सप्लाई ऑफ फाइनेंस बंद करो, वेपन बंद करो। अब रही बात चाइना, तुर्की, अजरबैजान की, जी वो खुल के आ गए थे, कतई नहीं आए थे, वेपन दे रहे थे वो खाली। कोई इंडिया का बॉर्डर नहीं खोल दिया था चाइना ने। वही काम यूक्रेन में भी करने को तैयार थे, वो वेपन देने को तैयार थे, मगर बहुत ज्यादा वेपन भी वो पाकिस्तान को दे नहीं पाते। चाइना की इतनी क्षमता नहीं है जो क्षमता यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की है कि वो 10 साल तक आने वाले समय में यूक्रेन को सप्लाई करते रहेंगे वेपन। यूक्रेन को खाली ये तय करना है कि वो आदमी प्रोवाइड करे मरने के लिए। तो इसलिए यूक्रेन, अरे चाइना इज नो नेटो, चाइना इज नो यूरोपियन यूनियन, चाइना डू नॉट हैव इनफ एबिलिटी टू प्रोवाइड इंसेसेंट वो क्या नाम है वेपनरी टू पाकिस्तान। इंडिया के साथ दुनिया का हर देश खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा इंडिया के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, यानी इंडिया अगर अटैक करता है तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। यही सपोर्ट इंडिया को चाहिए था। अगर सपोर्ट से आपका मतलब है कि हमारी वॉर कोई और लड़ेगा, नहीं होता है आज की डेट में। यूक्रेन की वार यूक्रेन लड़ेगा, पाकिस्तान की वार पाकिस्तान लड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि हम पाकिस्तान को फोर्स के थ्रू कितना डैमेज कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आर्म फोर्सेस के लोगों ने जो डिसाइड किया कि आप एक मेजर्ड और एक रिस्पॉन्सिबल अटैक कीजिए, इसको ऑल हेल ब्रुक लूज मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी बची खुची एडमिनिस्ट्रेशन चलती है उसमें पाकिस्तान की आर्मी का एक रोल है, वो उसको चला रहे हैं। वरना ये अगर कोलैप्स हुई तो जो वहां की इस्लामिक फोर्सेज हैं, जो अनरूली हैं, तालिबान जैसी, टीटीपी जैसी, वो अगर आ गई सत्ता में तो डीलिंग मुश्किल होगी। इसलिए पाकिस्तान को अपनी मौत मरने दीजिए, पाकिस्तान में खाना जंगी होने दीजिए, सिविल वॉर होने दीजिए। उसके बाद जब पाकिस्तान नया बनेगा, वो फिर रेनेसांस के थ्रू बनेगा, वो अपनी एजुकेशनल और जिसे कहिए डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग ठीक करेंगे, और वही पाकिस्तान का सोल्यूशन है। वॉर टेम्पररी सोल्यूशन है, या आर्म कॉन्फ्लिक्ट या इस तरीके के ऑपरेशंस टेम्पररी सोल्यूशन है, वो परमानेंट नहीं हो सकते। अफगानिस्तान आपके सामने है, वियतनाम आपके सामने है, चाइना वियतनाम में गया, अमेरिका वियतनाम में गया, अफगानिस्तान में नेटो आ गया, रशिया अफगानिस्तान में गया, रशिया यूक्रेन में गया। आपने सब जगह देखा कि क्या हुआ। अर्बन वॉरफेयर के समय में आप सिर्फ प्यूनिटिव एक्शंस ले सकते हैं, ऑल आउट वॉर नहीं हो सकता। इंडिया को ये करते रहना पड़ेगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास, हमारे पास ऐसे वेपन है आज की डेट में कि आप जो है उनके ऊपर जब चाहे अटैक कर दें। ये एक रियलिटी अब पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक न्यूक्लियर, सब न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉर की जगह इंडिया ने बना दी है। ऑपरेशन सिंदूर का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब अगर रावलपिंडी, भावलपुर या कहीं और से, सिर्फ मुरीद के नहीं, कहीं और से तुम ट्रेनिंग कैंप बनाओगे, हमारे मिसाइल वहां जाके मारेंगे, बाकी तुम्हारी इच्छा है जो उसके बदले में तुम करना हो करो, हम लेकिन वहां पे घुस ठोके। ये है ऑपरेशन सिंदूर का कि एक सब न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉर लिमिटेड विदाउट क्रॉसिंग द ईच अदर्स टेरिटरी पॉसिबल है, और अब इंडिया वो करेगा। दुनिया को ये मैसेज जा चुका है कि अब आप ये वॉर, ये हमसे मत कहिएगा कि ये जो है वो है क्या नाम है सॉवरेनिटी या यूएन चार्टर का वायलेशन हो रहा है। दूसरा बात ये भी है संदीप जी कि हेलो, यस सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। बीच बीच दूसरी बात ये, दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ वॉर ऑन टेरर। ये दुनिया को बताना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई स्टैंड अलोन वॉर नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वॉर ऑन टेरर वाज वॉर अगेंस्ट जिहाद, ऑपरेशन सिंदूर वाज आल्सो वॉर अगेंस्ट जिहाद. वी नीड टू अलाई देम, दीज फोर्सेस. क्योंकि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की सिग्निफिकेंस लॉस हो जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर वाज वॉर अगेंस्ट टेरर. तो आपका लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आप हमसे कहते थे ना अफगानिस्तान में आ जाओ, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं. तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट इंडो पाक आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन सिंदूर इज इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर. यह समझना बहुत जरूरी है जो लोग लॉ ऑफ वॉर को या स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर को समझते हैं. ऑपरेशन सिंदूर, आई रिपीट, इज अ वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर. इट इज वॉर ऑन जिहाद, इस्लामिक जिहाद. इट इज वॉर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, and we don't want to fight war against Pakistan. अब पाकिस्तान के आर्मी को ये चूज करना है कि are they going to fight war against terror में on behalf of terror, then so be it. तब हम आपको मारेंगे. क्योंकि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने कहा कि now a terror act against India would be an act of war. अब हम ये जो डिस्टिंक्शन है टेररिस्ट और आर्म कॉन्फ्लिक्ट और आर्म फोर्सेस का, वो नहीं करेंगे. हमने आपको वो ऑपरेशन सिंदूर एक चेतावनी है. अगर आप नहीं समझे, आप अगला एक वॉर और कीजिए, टेरर और कीजिए इंडिया में, फिर देखिए कि आपको इंडिया को उस पार नहीं जाना होगा. हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने 3-4 दिन में ये सीखा ना उनकी कैपेबिलिटी क्या है. पाकिस्तान की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, आपकी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि आप बड़े हैं और आप दुनिया भर से और भी ऑप्शन अब आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं. तो ये हमने 3 दिन में एक ट्रेलर देख लिया, उनकी एबिलिटी देख ली, क्षमता देख ली. ये एक समझ लीजिए प्रोब ऑपरेशन था. वी गॉट टू नो व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ एंड वी हैड अ लॉस. जैसे आप कारगिल में देखें, जब कारगिल में उस बेचारे गडरिये ने बताया इंडियन आर्म फोर्सेस को आके कि आतंकवादी कहीं बैठे हैं, तो आर्मी ने सर्च टीमें भेजी थी. उस सर्च टीम के एक मेंबर थे सौरभ कालिया साहब. उनका बहुत निर्दयता से उनकी हत्या की गई, उनके शरीर को छत विछत किया गया और उसके बाद जो है हमें उनकी शव मिला. लेकिन उसके बाद जब कारगिल में इंडिया गया, जब उसको सारी एबिलिटी पता चल गई, तो पाकिस्तान को हमने मजे से ठोका. सो इट्स अ लॉस बट इट्स एन एक्सपीरियंस गेन. कई बार आप जो काम स्कूलों में पढ़ के नहीं सीखते, बिजनेस में लॉस करके सीखते हो. इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सीखते हो. सो इफ इंडिया वुड रिफ्यूज टू लर्न, देन इट वुड हैव बीन अ लॉस. बट if India has learned from it, then it's not a loss, it's a lesson which we had learned a little hard way. That's what we can be said. जी. मतलब जैसे पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कभी सीखा नहीं, क्योंकि उसने अपनी गलतियां कभी मानी नहीं. करेक्ट. चाहे वो 71 में हो, चाहे वो 47 से लेके आज तक. मैं तो कहता हूँ 47 से 20 साल पहले से लेके आज तक उसने कोई गलती की ही नहीं है आज तक. और फिर भी उनकी पूरी कंट्री, जिसको हम आप गलती कहते हैं, वो उसी को अपनी फिलॉसफी समझते हैं. जी, फिलॉसफी समझते हैं. तो इस फिलॉसफी पे सर आपसे एक बार मैं अलग से एक सेशन करेंगे सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. और आज मैं दूसरा टॉपिक भी लेके आ रहा था, लेकिन चलिए उसको नेक्स्ट में बात करेंगे. और वो उसके लिए था इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, तो वो नेक्स्ट सेशन कभी करेंगे. तो उसके बारे में बड़ा डिटेल में बात करनी है आपके साथ कि इंडिया ने जो एक्शन किया है वो सही किया या गलत किया. अबेंस जो उन्होंने किया है, क्या ये बाहर की दुनिया उसको कैसे देख रही है. क्योंकि मैं कल देख रहा था एक फ्रेंच आर्मी पर्सनल, उसने ये बोला था कि इंडिया को सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं रोकना चाहिए था. जबकि उसको ये पता नहीं कि पानी इंडिया रोक नहीं सकता है. आप 80% पानी जो जा रहा है वो एक साथ में रुकेगा नहीं. तो लेकिन एक परसेप्शन है बाहर की दुनिया में कि ये तो आप यू आर एक्टिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो इसके बारे में सर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर. और आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर. Always a pleasure. थैंक यू.